तो क्या हाल चाल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और ये हैं दो ऐसे फ़ोन जिनमें कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है कि भाई इस प्राइस सेगमेंट में जो कि 1,25,30 हज़ार रुपये से लेके 1,50,000 का प्राइस सेगमेंट है, उसमें कौन से फ़ोन बॉक्स पैक की प्रायोरिटी पर आने चाहिए। तो दो ही ये फ़ोन आते हैं, एक है सैमसंग का A56 और एक है ओप्पो रेनो 13। बट इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है, लेट्स फाइंड आउट। तो कंपैरिजन जरा प्राइस और वेरिएंट से स्टार्ट कर लेते हैं। 8,256 और 12,256 के दो वेरिएंट है A56 में, जहां 1,30,000 से 35,000 का छोटा वेरिएंट है और ऊपर वाला वेरिएंट जो 1,45,000 के रेंज में मिलता है। लेकिन ओप्पो के अंदर आपको 12,512 जो है ना 1,30,000 का डिस्काउंट के साथ ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाता है। तो ओप्पो को ये एडवांटेज आता है। बट अगर बिल्ड और डिजाइन को देख के लेते हो ना, तो भाई सैमसंग ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। लीनर कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, थोड़ा टेबल पे जरूर फील होता है, बट बैक साइड गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की है, थोड़ा आपको इन हैंड फील प्रीमियम कराएगा। थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 7.4 mm के अराउंड जो वो थिकनेस मिलती है। 198 ग्राम की ये वेट लेके आता है। एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाते हैं, बट अगर ओप्पो के एल्यूमिनियम फ्रेम को देखोगे तो एरोस्पेस ग्रेड मिलता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ब्रस्ट आपको जो है वो थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है सैमसंग के अंदर। बट इन हैंड फील ओप्पो के फोन की लाइट है और दूसरा स्लिम है। 7.26 mm की थिकनेस लेके आता है, साथ साथ 181 ग्राम का वेट लेके आता है। लेकिन ओप्पो की जो बैक है ये थोड़ी मैट फिनिशिंग में है, एक ही पीस में बनाई गई है। थोड़ा आपको सिक्योरल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है। स्मजेस कैच करता है ये ब्लू वाला कलर, ये अगर ऑयली हाथ है ना तो थोड़े बहुत आपको स्मजेस देखने को मिल जाएंगे। बट ओप्पो के फोन को ये एडवांटेज है कि IP69 की रेटिंग लेके आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि IP67 जो सैमसंग में मिलती है उसका कोई एडवांटेज ना हो। दोनों डूब के जो है ना वो अच्छी तस्वीरें कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ डुबोना हो तो आप इनको दोनों को डुबो सकते हो। बट हाँ, IP69 का मतलब ये है कि थोड़ा बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर चला जाता है, तो ओप्पो को ये एडवांटेज आता है। बाकी इन हैंड फील के हिसाब से अगर मैं साइड बाई साइड चूज करता हूँ ना, तो लाइट वेट अगर आपने फोन लेना है, थोड़े राउंडेड कॉर्नर लेने हैं, आपको थोड़ा सा जो है ना वो छोटा साइज फील करना है, तो आप ओप्पो की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप भारी या थोड़ा सा इन हैंड फील एक प्रीमियम आती है भारी फोन की वजह से जो ग्लास होता है, तो आप सैमसंग की तरफ भी जा सकते हो। स्मजेस जरा कम कैच करता है। बाकी एक अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। वैसे डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगर आप डिजाइन और बिल्ड को देखोगे तो आपको कौन सा फोन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो डिस्प्ले में क्लियरली यहाँ पर मैं ओप्पो को एडवांटेज दे देता हूँ। 1.5K का डिस्प्ले आता है। बेजल एक्सपीरियंस की बात करते हो तो 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, जहां पर सैमसंग के अंदर आपको बेजल एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं होगा जो कि ओप्पो में है। दूसरा 1080p रेजोल्यूशन सैमसंग में आता है। 6.7 इंचेस का सैमसंग में मिलता है, 6.59 इंचेस का ओप्पो में देखने को मिल जाता है। ओप्पो में आपको 10 बिट कलर की सपोर्ट भी मिलती है। दोनों ही फोन्स के अंदर HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और वाइड वाइड L1 पे भी अगर आप इंजॉय करना चाहते हो ना, तो OTT प्लेटफॉर्म में भी HDR की सपोर्ट दोनों ही फोन्स लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं साइड बाई साइड कंपेयर करता हूं ना, तो ओप्पो का विजुअल एक्सपीरियंस बेटर है, ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले मिलता है, साथ साथ स्पेसिफिकेशन चल रही होंगी। और 120 हर्ट्ज दोनों ही फोन्स के अंदर मिलता है जो कि स्मूथ चलता है। हैप्टिक्स की बात करता हूं तो हैप्टिक्स में स्लाइटली डिफरेंस थोड़े बोल्ड होंगे सैमसंग के, बट मुझे लगता है कि दोनों ही फोन्स के अंदर हैप्टिक फीडबैक ज्यादा बेटर हो सकता था। लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में ऑप्टिकल मिलेगा, दोनों क्विक काम करते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दोनों फोन्स के अंदर ठीक देखने को मिल जाता है। बट बात आती है थोड़ी सी प्रोटेक्शन पर। अब सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस मिलता है जो कि 2 मीटर तक की रेजिस्टेंस रखता है। लेकिन वहीं पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 7i जो कि 1 मीटर तक की रेजिस्टेंस रखता है, वो ओप्पो में हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ड्यूरेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जिसके हाथ से फोन स्लिप होते हैं या उसने हमें फेंक देना है ना, तो फिर थोड़ा बहुत आपको ड्यूरेबिलिटी को लेके कंसर्न होगा। अदरवाइज दोनों के अंदर ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जो है ना प्रोटेक्शन फ्रंट साइड पे मिल जाती है। बट अगर डिस्प्ले को मैं देखूंगा तो भाई मुझे विजुअल एक्सपीरियंस और बेजल एक्सपीरियंस ओप्पो का थोड़ा बेटर हुआ। लेकिन भाई परफॉर्मेंस बहुत बेटर करती है। अब परफॉर्मेंस के अंदर दोनों फोन्स एक अलग ही जॉनरा में आ रहे होते हैं। लाइक सैमसंग के आपको एक्जीनोस का हार्डवेयर 1580 मिलता है, 4nm टेक्नोलॉजी के साथ है। साथ के साथ यहाँ पर 2.9 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मिलती है। एक्सक्लेव 540 का GPU आता है। LPDDR5 आती है। UFS 3.1 का स्टोरेज है। बाकी वेरिएंट्स का आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। बट सैमसंग में One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स विद Android 15 और आपको 6 साल की मेजर अपडेट मिलेंगी। और सैमसंग के अलावा कोई ब्रांड ऐसा नहीं है जो कि आपको 6 साल की अपडेट ऑफर करता हो, तो 2031 तक की अपडेट देखने को मिल जाएंगी। बाकी अगर ओप्पो की बात करते हैं तो Dimensity 8350 मिलता है। ये भी एक 4nm टेक्नोलॉजी के साथ हार्डवेयर है, लेकिन 3.35 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। माली का G615 वाला GPU हमें देखने को मिल जाता है। बट ओप्पो में LPDDR5X विद UFS 3.1 का स्टोरेज है। कलर OS आपको 15 आउट ऑफ द बॉक्स विद Android 15 मिलता है। 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट्स ओप्पो में भी ऑफर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, हमने स्पीड टेस्ट जो रन किया है, CPU थ्रॉटल टेस्ट में
जो सैमसंग है ये हमने वीवो के साथ भी किया था तो उतना सस्टेन नहीं कर पाता सीपीयू में, फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं और रिजल्ट कहीं 78 to 80% थोड़ा थ्रॉटल करता है। लेकिन ओप्पो कंसिस्टेंट है, इवन स्नैपड्रैगन के ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं सीपीयू में, लेकिन ओप्पो ने कंसिस्टेंसी दिखाई है जहां पर 83% के अराउंड जो है ना वो ओप्पो स्कोर करता है। लेकिन अगर साइड बाई साइड एप्लीकेशन लोड को देखोगे तो सैमसंग की यूआई को ये एडवांटेज है कि एप्लीकेशन लोडिंग में पहले एप्लीकेशंस को लोड भी कर देता है अच्छा, और थोड़ा यह है कि इन रैम मेमोरी दोनों की वैसे एक जैसी है, अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन रेंडर टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.5 GB की लॉग फाइल हमने कैपकट पे रेंडर की है, जहां पर ओप्पो रेंडर करता है 1 मिनट और 58 सेकंड में, और वहीं पर सैमसंग ने 3 मिनट और 18 सेकंड में रेंडर किया है। तो ओप्पो का जो रेंडरिंग है वो ज्यादा बेटर मिलेगी, लाइक अगर आपने एडिटिंग करनी है तो ओप्पो में ज्यादा बेटर मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ही Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अब ये पूरा एक थ्रॉटल टेस्ट होता है जो हम लोग इस पर रन कर रहे होते हैं। ओप्पो कंप्लीट करता है 16 मिनट और 54 सेकंड, मतलब ऑलमोस्ट 17 मिनट में जो है ना उसने कंप्लीट किया है। लेकिन बेंचमार्क स्कोर्स को देखोगे तो अराउंड 1.2 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स ओप्पो हिट करता है, जो कि एक फ्लैगशिप ग्रेड के आजकल हार्डवेयर, मतलब ये बजट फ्लैगशिप वाले जो फोन होते हैं ना वो हिट कर देते हैं। A56 जो है ना Antutu बेंचमार्क्स को 19 मिनट 50 सेकंड में कंप्लीट करता है, जहां पर सैमसंग में आपको 8,90,000 से 9 लाख के सैमसंग भी जो है वो हिट कर देता है। डीसेंट बेंचमार्क स्कोर्स दोनों में देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, अब ओप्पो ने बकायदा इसके अंदर AI हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी ओप्पो में बेटर मिल जाएगी। PUBG 90 FPS तक प्ले करता है। वैसे जब ये लॉन्च हुआ था ओप्पो ने ये क्लेम किया था कि हम इसको 120 FPS पे भी ले जाएंगे। थोड़ा आपको यहाँ पर जो है ना वो एक लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मेंशर्ड बाय ब्रांड मिलती है, जहाँ पर इसके अंदर मल्टी कूलिंग एक्सपेंसर वेपर चैम्बर मिल जाता है। तो एक आपको लैग फ्री गेमिंग जो है ना वो ओप्पो में मिल जाती है। जायरो की कनेक्टिविटी दोनों की ठीक है। सैमसंग 60 FPS हैंडल करता है, और थोड़ा मुझे फील होता है कि ओवर हीट कर जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन में, अगर इसी वाले रूम में तो फिर ठीक है। 60 FPS सैमसंग को मिलता है। फॉर गेमिंग कंसर्न मुझे लगता है कि ओप्पो ने थोड़ा बेटर काम किया है, और ओप्पो के अंदर X1 चिपसेट सिग्नल बूस्टर भी मिलता है। ये भी ऐसे काम करता है कि AI और हार्डवेयर को थोड़ा सा मिक्सअप करके जहां पर थोड़े सिग्नल्स जो है ना स्ट्रेंथ कम हो, वहां पर ओप्पो थोड़ा बेटर काम प्रोवाइड कर देता है। वैसे दोनों फोन्स के अंदर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो 5G के आपको आराम से 15 बैंड दोनों ही फोन्स ऑफर कर देते हैं। 4G प्लस आपको देखने को मिल जाता है। वाईफाई 6 की सपोर्ट दोनों में मिलती है। ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट आपको ओप्पो में मिलेगी, जहां पर सैमसंग में ब्लूटूथ 5.3 की सपोर्ट मिलती है। NFC दोनों ही फोन सपोर्ट करते हैं, और बाकी सारी कनेक्टिविटी लेटेस्ट दोनों ही फोन जो है ना वो ऑफर आपको कर देते हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा ओप्पो को एडवांटेज आता है। दूसरा, ओप्पो के अंदर ना O+ कनेक्टिविटी के साथ अगर आप कोई iOS डिवाइस के साथ एयर ड्रॉप करना चाहते हो तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ओप्पो को ये भी चला जाता है। तो डेफिनेटली अगर मुझे दोनों में से एक परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट करना हो, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है वो ओप्पो से थोड़ा बेटर हुआ है। और अगर AI फीचर्स की बात करते हो तो दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सभी AI फीचर्स लेके आते हैं। बस ओप्पो में आपको 3-4 AI फीचर ज्यादा मिल जाएंगे। दोनों फोन सर्कल टू सर्कल, AI जेमिनी, फिर ओप्पो में आपको AI नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है, जो कि सैमसंग में उस तरीके से काम नहीं कर रहा, बट आपको AI फीचर्स दोनों ही फोन्स के अंदर लेटेस्ट मिल जाता है। और स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं तो ओप्पो को ये एडवांटेज है कि ऊपर वाली साइड पर एक फिजिकल स्पीकर ग्रिल आता है, जहां पर सैमसंग में जो है ना वो आपको इसके इन ईयर पीस में मिल जाती है। साउंड क्वालिटी थोड़ा बोल्ड है दोनों ही फोन्स का, बट डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग में थोड़ी क्रिस्पनेस अच्छी है, जहां पर ट्रिबल जो है वो ओप्पो में अच्छी मिलती है। ओप्पो का 60-40 आप एवरेज लगा सकते हो कि भाई नीचे वाला 60 ऊपर वाला 40 मिलता है, बट सैमसंग में आप ऐसा है कि 70-30 वाला एवरेज जो है वो रख सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा ओप्पो में ये एडवांटेज नजर आता है कि लाउड ज्यादा था। सो आते हैं भाई कैमरा वाली साइड पर। अब दोनों फोन फ्रंट साइड पर सिंगल कैमरा लेके आते हैं। मेगापिक्सल रेस में ओप्पो का एडवांटेज ये कि 50 मेगापिक्सल की फोटोज भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन सैमसंग 12 मेगापिक्सल का सेंसर ऑफर करता है। वीडियोस के अंदर आप देखोगे तो ओप्पो का एडवांटेज है कि 4K 60 FPS तक जा सकता है, और आपको जो है ना वो आपको ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ऑफर करता है। आपको हाईलाइट्स और शैडोज बाद में डालनी पड़ती है, बट वाइड एंगल है, जूम भी कर सकते हो। 4K 30 FPS की वीडियो दोनों फोन फ्रंट कैमरा पे जो है ना इजीली ऑफर करते हैं। सैमसंग 4K 30 FPS तक रहता है। बट डिटेल की बात करूंगा तो सैमसंग थोड़ा क्रॉप सेंसर है, और साथ के साथ आपको जो है ना वो नेचुरल फील कराता है, जहाँ पर ओप्पो जो है वो थोड़े कलर्स को थोड़ा जो है ना वो ओवर बूस्टेड भी कर देता है, सॉफ्ट स्किन कर देता है। तो डेफिनेटली अगर आपको नेचुरल डिटेल पसंद आती है तो सैमसंग इज बेटर फॉर अ वीडियो। बट अगर आपको हाई फ्रेम रेट चाहिए या आपको चाहिए बुके वीडियो, जो कि ओप्पो में मिलती है सैमसंग में नहीं मिलती, तो ओप्पो को ये एडवांटेजेस जाते हैं। ओप्पो वाइड एंगल भी रिकॉर्ड कर सकता है, व्लॉग के लिए थोड़ा बेटर है। फोटोज के अंदर देखेंगे तो यही कलर साइंस फॉलो अप करते दोनों फोन मिले हैं। ओप्पो थोड़ा सा
जो है वो ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट और कलर्स को पॉपअप करता है, स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, जहाँ पर सैमसंग नेचुरल लगता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर फ्रंट कैमरा में डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों ही फोन अच्छी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छी आपको जो है ना फोटोज ऑफर कर देते हैं। सैमसंग थोड़ा क्रॉप सेंसर ज़्यादा सिनेरियो में रहा है, जहाँ पर ओप्पो के अंदर आपको डिफरेंट फोकल लेंथ से डिफरेंट एडवांटेजेस मिल जाते हैं। इंडोर लाइट्स में भी अगर हम वीडियोस को कंपेयर करें या अगर हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें हमें ओप्पो थोड़ा बेटर लगा है। वाइड एंगल के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से नेचुरल में सैमसंग थोड़ा बेटर रहा है। अभी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है कौन से लेने कौन से नहीं। हम बैक कैमरा की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर लेके आते हैं। सैमसंग में अल्ट्रा वाइड सेंसर 12 मेगापिक्सल है, ओप्पो में 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलता है और बाकी आपको 5 मेगापिक्सल का सैमसंग में मैक्रो सेंसर मिलता है, जहां पर ओप्पो में 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ भी ओप्पो के फोन को ये एडवांटेज है कि 4K 60 FPS तक अप टू जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बैक कैमरा से स्टेबलाइजेशन अगेन मुझे थोड़ा सा OIS बेटर लगा है सैमसंग का। जो डिटेल है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो नेचुरल जैसे फ्रंट कैमरा में था वैसे ही ये फॉलोअप होता हुआ मिला है। जूम करनी है ना वीडियो तो फिर आपको ओप्पो थोड़ा बेटर डिटेल ऑफर करेगा। लाइक जूम के बाद हमें ये फील हुआ है कि जो कलर्स आजकल होते हैं ना थोड़े से सेचुरेशन या पॉपअप वाले कलर्स वो ओप्पो ऑफर कर देता है। बट डेफिनेटली अगर साइड बाई साइड देखोगे तो स्टेबलाइजेशन के हिसाब से सैमसंग, कलर्स के हिसाब से थोड़ा ओप्पो, सैमसंग कॉन्ट्रास्टी रहता है। जैसा कि अभी शर्ट देख रहे हो तो ज्यादातर कंडीशन में सैमसंग ने कलर जो है ना वो ब्लैक ही रखा है, लेकिन ओप्पो 1080p 30 fps 60 fps या 4K 30 fps पे थोड़ा ग्रे करता है, बट 4K 60 fps पर ओप्पो कलर्स को बेटर मेंटेन कर पाता है। लाइट एक्सपोजर भी दोनों ही फोन अच्छा इनटेक कर लेते हैं, तो इस प्राइस सेगमेंट में वीडियोस के हिसाब से दोनों ही फोन अच्छे हैं। बट अगेन फीचर्स की बात करते हैं तो ओप्पो के अंदर ये बुके वीडियो 1080p जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आपको सैमसंग में बुके वीडियो मिलता ही नहीं है। ये ओप्पो को एडवांटेज आता है। फोटोज के अंदर दोनों ही फोन जो है ना वो आपको वैसे मेन फोटो के कैमरा में तो बहुत सारी फोकल लेंस ऑफर कर देते हैं, बट ओप्पो के अंदर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का मुझे इशू लगा है। कुछ कंडीशंस में कलर्स अच्छे थे, कुछ में डिटेल अच्छी नहीं थी, लेकिन सैमसंग एटलीस्ट डिटेल मेंटेन रखता है। जैसा कि पेंट को आप देखोगे, ट्राउजर को देखोगे, हैंड की डिटेल देखोगे, हेयर्स की डिटेल देखोगे तो सैमसंग डिटेल डाल देता है, ओप्पो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लरी फोटो भी फील होती है। तो ये चीज़ हमें फील हुई है। अगेन क्लोजअप शॉट्स के अंदर जो कलर हैं वो सैमसंग के बेटर हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पोर्ट्रेट्स को कंपेयर करोगे तो 2 फोकल लेंथ दोनों ही फोन ऑफर करते हैं। जैसा कि आपको 23 to 26 mm की एक फोकल लेंथ मिलेगी, फिर आपको 50 mm 51 mm की फोकल लेंथ देखने को मिल जाती है। तो पोर्ट्रेट्स के अंदर जो कलर है वो आपको ओप्पो के अच्छे लगने वाले हैं, बट सैमसंग की डिटेल या डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी मुझे बेटर लगी है। इंडोर लाइट्स में भी हमने यही एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इंडोर लाइट्स में जो ओप्पो है वो कलर्स को चेंज करता है, उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो ये थोड़ा बहुत मुझे फील हुआ है, लेकिन हो सकता है इसको अपडेट से जो है सॉल्व कर दिया जाए। और बाकी ओप्पो को ये एडवांटेज है कि स्लो मोशन में 960 फ्रेम पर सेकंड 720p 480 फ्रेम पर सेकंड 1080p और 1080p 120 fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाता है। अगेन स्लो मोशन में कलर सैमसंग के बेटर है, इधर ये 720p 120 fps ऊपर नहीं आता, कलर सैमसंग के बेटर है, लेकिन हाई रेजोल्यूशन का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। डिटेल सैमसंग थोड़ी बेटर कैप्चर कर पाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको व्लॉग करना है वाइड एंगल से, अब देखो सैमसंग के अंदर 120 to 123 डिग्री का वाइड एंगल जो है ना वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सैमसंग 4K 30 fps वाइड एंगल से रिकॉर्ड कर सकता है, जहां पर ओप्पो में 1080p 30 fps मिलता है। कलर थोड़े से सॉफ्ट और डार्की कॉन्ट्रास्ट की तरफ सैमसंग जरूर ले जाता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर सैमसंग को अल्ट्रा वाइड सेंसर का ये एडवांटेज है कि फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो व्लॉग श्लॉग के लिए अच्छा है। ओप्पो भी बस गुजारे लायक अच्छी वीडियो बना लेता है। स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स के अंदर वाइड एंगल के अच्छे है, लेकिन वाइड एंगल के अंदर जब फोटोज कंपेयर करोगे तो सैमसंग क्या लाइट इनटेक का हमेशा नजर आया है वाइड एंगल में, उतनी लाइट इनटेक नहीं कर पाता, एक्सपोजर में थोड़ा स्ट्रगल करता है, जहां पर ओप्पो जो है ना वो कंसिस्टेंट रहता है वाइड एंगल में। तो ये आपने लेने से पहले छोटे छोटे डिफरेंसेस देख लेने। दीज आर द नॉट दी बेस्ट फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट, बट राइट नाउ अगर हम बॉक्स पैक में देखते हैं तो मैंने इनको ऑलरेडी V50 से भी कंपेयर किया हुआ है, तो उसकी एक अपनी प्रेफरेंस है, स्किन टोन की है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, दोनों फोन को किया हुआ है, तो उसमें भी आप देख सकते हो। पर मुझे एक साइड बाई साइड चूज करना हो तो मैक्सिमम FPS वीडियोस वाली चीज चाहिए तो फिर मैं ओप्पो की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे बहुत ज्यादा नेचुरल टोन चाहिए तो मैं सैमसंग की तरफ भी जाने वाला हूं। वैसे तो ये फोन दोनों है ना अलग अलग से कैमरा कंपैरिजन डिजर्व करते हैं, बट भाई हमने एक ही वीडियो में सम अप करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल प्रोडक्ट ज्यादा आ रही होती है तो उन पर ज्यादा जो है वो काम करना होता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा लंबी हो जाती है वीडियो, आप लोगों के लिए बन रही होती है। अगर आप लोगों को कहीं भी हेल्पफुल लग रही होती है ना तो भाई एक मुझे लाइक चाहिए होता है और एक आपकी छोटी सी कमेंट में ओपिनियन चाहिए होती है। बट हम इन दोनों फोन्स की बैटरी की बात कर लेते हैं। अब देखो सैमसंग में मिलती है 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट की फास्ट चार्जिंग। चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, 5 से 7 हजार रुपए का चार्जर आता है, जो कि इसको अराउंड सवा घंटे से 1.5 घंटे में चार्ज करता है। बट ओप्पो की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है 5600 mAh की बैटरी, 80 वाट की सुपर वूक चार्जिंग हमें इस फोन में देखने को मिल जाती है। तो एडवांटेज बैटरी का ओप्पो को जाता है,
चार्जिंग स्पीड 80 वॉट से आप 5600 mAh को जब चार्ज करोगे तो 40 से 45 मिनट में इसको फुली चार्ज कर देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज ओप्पो में ज़्यादा और बॉक्स में चार्जर आता है। ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना कि भाई अलग से आपको नहीं लेना पड़ता। बट सैमसंग अभी भी वो सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरीज को थोड़ा सा लेके कंसर्न है, जिसकी वजह से थोड़ा इसका वेट भी ज़्यादा है और ये चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। बट बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइम, अभी जब हमने इनको शुरू किया था टेस्ट बनाना तब जो है वो 100% ही करके स्टार्ट किया था। तो ओप्पो का जो स्क्रीन ऑन टाइम है, जो हमारे पास एक आइडल स्क्रीन ऑन टाइम निकलता है, वो ऑल डे आराम से चला लेगा। अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली चला रहे हो तो 6 से 8 घंटे का ओप्पो और यहाँ 6 से 7 घंटे का सैमसंग, डिपेंडिंग कि आप 4G यूज़ कर रहे हो, ब्राइटनेस 60-70% है, तो ये सारी चीज़ें आपके अपने यूजेज पे डिपेंड कर रही होती हैं। आप मूवी देख रहे हो तो किस रेजोल्यूशन पे देख रहे हो, तो हमें जो है ना दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिला है। तो दिस इज इट, ये है कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का। थोड़ा सैमसंग ने इंप्रूव किया अपने आप को, बट ओप्पो ने तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया भाई। रेनो 13 ने काफ़ी इंप्रेस किया है। बस डिज़ाइन को थोड़ा और इंप्रूव कर देता तो और चीज़ें बेहतर हो सकती थी। परफॉर्मेंस बेटर है, कैमरा में हायर फ्रेम रेट मिल जाते हैं, गेमिंग अच्छी है, चार्जर डब्बे में मिल जाता है, तो ये चीज़ों का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। डिस्प्ले 1.5K का मिलता है, जहाँ पर सैमसंग ने अपने यूज़र को वो चीज़ प्रोवाइड किया जो कि अपने FE एडिशन में ऑफर कर रहा था। वायरलेस चार्जिंग दोनों ही फोन में नहीं आती, ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है। लेकिन कुछ कट डाउन भी किए हैं फीचर, जैसा कि पोर्ट्रेट वीडियो नहीं है, जैसा कि थोड़ा बहुत और चीज़ें होती है। 4K 60 FPS होता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी वैल्यूज ऐड कर रहा होता। यहाँ 12 GB 512 GB का वेरिएंट और 12/256 का वेरिएंट देता तो ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर रहा होता। बट इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। इफ़ यू हैव चॉइस कि आपने सिर्फ सैमसंग ही लेना है तो दिस इज़ अ नॉट बैड फोन। लेकिन अगर आपने सैमसंग से ओप्पो को कंपेयर करना है तो ओप्पो के कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो क्लियरली यहाँ का आज का विनर ओप्पो रेनो 13 है। उस लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, दैट डजंट मीन कि दिस फोन इज नॉट वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मार्केट सिचुएशन को, अगर सैमसंग की चॉइस के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो आप अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी, नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।